पेट की समस्या एक आम समस्या है। हर घर इससे त्रस्त है। कुछ खा लो तो गैस और एसिडिटी, ना खाओ तो भी गैस से परेशानी। डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल नहीं फॉलो करने और उल्टा सीधा खाने वालों को तो ये समस्या रहती ही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि खान पान और रहन सहन में नियम परहेज मानने वाले भी इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इसे प्रिवेंट किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें परमानेंट मुक्ति मिल सकती है? यही सब जानने के लिए हमने दो खास विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। पहले उनका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर GS लांबा। डॉक्टर लांबा दिल्ली के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड कैंसर हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और हेपाटोलॉजी के विभाग के चीफ हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारी दूसरी मेहमान है जानी मानी डाइटिशियन मिस दिव्या प्रकाश। दिव्या जी मेटामॉर्फोसिस की फाउंडर और CEO हैं। आपका भी स्वागत दिव्या जी। नमस्कार। मेरा पहला सवाल डॉक्टर लांबा जी से है। ये गैस्ट्राइटिस होता क्यों है? इसके कारण क्या होते हैं? क्योंकि मैंने जैसा अभी कहा कि लाइफ स्टाइल ठीक होने के बाद भी हो जाता है। क्या कारण होते हैं? गैस्ट्राइटिस बेसिकली या एसिडिटी जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं, ये बेसिकली ये है कि हमारे पेट के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है। एक नेचुरल प्रोसेस है, एसिड प्रोड्यूस होता है जो हमारे खाने पीने की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एसिड ये ज्यादा बनता है, या वो ये है कि वो एसिड को सेंसिटिव ज्यादा है। एसिड तो नॉर्मली बनता है, बट वो थोड़े एसिड को भी उनकी बॉडी ज्यादा सेंसिटिव है। तो इससे, इन दोनों के मिश्रण से ये एसिडिटी, या ये जिसको कहते हैं हम रिफ्लक्स, और ये अलग अलग नाम है इस बीमारी के, ये हो जाती है। तो लाइफस्टाइल एक इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट अगर आपका लाइफस्टाइल नॉर्मल है, फिर भी अगर आप एसिड ज्यादा बन रहा है या आप एसिड से ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो आपको ये परेशानी हो सकती है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा भी है, लाइफस्टाइल खराब है, आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिनसे एसिड ज्यादा बनता है, फिर तो होगी। बट अगर अच्छे लाइफस्टाइल के साथ भी कभी कभी ये हो सकती है। डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी जेनेटिक होता है? क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल से जीते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, नियमित एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा भी करते हैं, खान पान में बिल्कुल बाहर का खाते नहीं है, सब कुछ ठीक रहता है, पर वो बहुत बुरी तरह से शिकार होते हैं इसके। देखो, जेनेटिक इन्फ्लुएंस काफी बीमारियों में होता है और इसमें भी है। हालांकि एग्जैक्टली क्या जेनेटिक डिफेक्ट है या क्या जीन्स हैं जो इसके ज्यादा करती हैं, ये हमें आज की डेट में मालूम नहीं है। बट आपकी बात और ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, कई बार उनको भी होता है। तो क्या बॉडी नेचुरली जेनेटिकली मोर प्रोन है कि ज्यादा एसिड बनाती है, ज्यादा सेंसिटिव, ऐसा है तो सही। बट बहुत इसके बारे में कौन सी वो जीन्स हैं, कौन से वो डिफेक्ट हैं, वो हमें आज की डेट में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है उस चीज की। एक बात और देखी गई है डॉक्टर साहब कि जब लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और वो बहुत बेचैन हो जाते हैं, वो कोई दवा लेते हैं और इंस्टेंट रिलीफ तो मिल जाती है उनको, लेकिन परमानेंट मुक्ति नहीं मिलती है। क्या इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता? देखिए, थोड़ा सा हमें इस बात को समझना है कि गैस एसिडिटी भी उस तरह की बीमारी जैसे शुगर है या बीपी है। अब जिसको ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर की रोज गोली खाता है। शुगर वाला इंसान शुगर की रोज का खाता है। अब ये है कि वो हफ्ता 10 दिन ले ले और उसके बाद कहे कि मैं शुगर की दवा बंद कर दूं और मेरी शुगर कंट्रोल है, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ हद तक गैस एसिडिटी भी, एसिडिटी जो है ये क्रॉनिक बीमारी है और हमें इस चीज को समझना है। इसलिए ये है कि भाई इसमें दवाई, इसमें भी लंबे तौर तक खानी पड़ती है। जब तक हम दवाई लेंगे, ऑब्वियसली उसमें एसिड कम बनेगा और हमारे सिम्टम्स को इम्प्रूवमेंट मिलेगी। बट अगर दवाई बंद कर देते हैं तो दोबारा फिर से एसिड सिक्रीशन बढ़ जाएगी और वो होगा। तो हमें ये थोड़ा सा देखना है कि भाई एसिडिटी भी एक क्रॉनिक सी बीमारी है। हालांकि मे बी इसमें उतना रिस्क नहीं है कि जैसे शुगर की गोली नहीं लेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी या बीपी बहुत बढ़ जाएगा, बीपी की गोली नहीं लेंगे तो इसकी दवाई नहीं भी लेते तो काम तो चलता रहता है। बट बीमारी ये क्रॉनिक है, ये हमें समझना है। अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसे फैक्टर्स हमारे हैं जिनको अगर हम इम्प्रूव कर दें तो हमारी ऑलमोस्ट परमानेंट और भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत ही ओवरवेट है बंदा। ओवरवेट अब एक बहुत ही मतलब चीज ऐसी है जिसमें एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा होती है, एब्डोमिनल प्रेशर हाई होता है और एसिडिटी समस्या ज्यादा, और वो आदमी अपना वेट रिड्यूस करता है और वेट को कम कर लेता है, तो उससे
ये है कि भाई यस, उसको परमानेंट निदान उससे मिल सकता है। उसी तरह जैसे प्रेगनेंसी एक स्टेट है, अब प्रेगनेंसी पीरियड में फीमेल्स में एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है, बट जब ऑब्वियसली प्रेगनेंसी खत्म होती है तो उसके बाद एसिड कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको परमानेंट रिलीफ सकता है विदाउट मेडिकेशन। समझ रहे हैं आप मेरे बात? और दूसरी तरह जैसे कोई लोग बहुत ही दवाई ऐसे खाती हैं, फॉर एग्जांपल कई लोगों को पेन किलर खाने का बहुत शौक होता है, बहुत पेन किलर्स खाते हैं। अब पेन किलर से ये एसिड और गैस्ट्राइटिस की समस्या जो है ये बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप उस चीज को अवॉइड करेंगे तो फिर आपको एक परमानेंट सोल्यूशन एसिडिटी से मिल सकता है। बट कई लोगों को नेचुरली एसिडिटी ज्यादा होती है तो फिर उनको परमानेंटली दवाई भी लेनी पड़ती है। तो ये डॉक्टर साहब आप बने रहिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास। मिस दिव्या प्रकाश के पास चलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसिडिटी और गैस से निपटने में डाइट की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। सभी डाइटिशियन के पास नहीं जा सकते या नहीं जाते हैं, कुछ तो घर पे ही उपाय करते हैं, कुछ मिथ के शिकार होते हैं, ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए। आप बताइए कि जो गैस्ट्राइटिस की समस्या से, एसिडिटी से पीड़ित हैं, उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सभी लोग ये इतनी हल्के में लेते हैं ना एसिडिटी और गैस को, कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है, कि इसके लिए डॉक्टर के पास भी जाने की जनरली उन्हें जरूरत महसूस नहीं होती है, और डाइटिशियन तो बहुत दूर की बात है। ये बहुत ही कॉमन चीज है, सभी लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर खाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम क्या खाते हैं ये हमें बताता है। और ये एसिडिटी और गैस ये हमारी पूरी सिर्फ खाने पर नहीं, खाने के साथ साथ हमारे लाइफ स्टाइल पर भी डिपेंड करती है। खाना में अब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कल के इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल मैंने पढ़ा, जिसमें एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे में बताया गया है कि लोगों की मंथली कंजम्पशन जो होती है खाने पर, जैसे कि दूध, एग, फिश या सीरियल्स या प्रोसेस फूड, ये 4 कैटेगरी में उन्होंने बांट कर रखा था, कि पर स्टेट के अकॉर्डिंग देख रहे थे लोगों का आज के डेट में कंजम्पशन पैटर्न क्या है। उसमें बहुत ही अच्छी चीज एक सामने निकल कर आई है, जहां दूध, अंडे या सीरियल पर लोगों का मंथली उनके जो खाने पीने का 10.5 के पास ऑन एवरेज खर्चा होता है। प्रोसेस्ड फूड पर 20.5% उनका एक्सपेंस होता है। और ये सिर्फ अर्बन एरिया में नहीं है, रूरल एरिया में भी है। और ये जो प्रोसेस फूड है ये हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। जो हम बाहर से खाना मंगाते हैं ये हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। आपको समझने की जरूरत है कि ये एसिडिटी, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा बताया है, कि किसी किसी को नेचुरली बहुत ज्यादा एसिड फॉर्म हो जाती है, या सर्टेन कंडीशन लाइक ओबेसिटी या प्रेगनेंसी जैसे कंडीशंस में नेचुरली कुछ टाइम बीइंग के लिए एसिडिटी बनती है, पर वो पीरियड खत्म होने पर या ओबेसिटी कंट्रोल कर लेने पर एसिडिटी एक हद तक कंट्रोल हो जाती है। पर ये ऐसा सभी लोगों के साथ नहीं होता है। पर गैस और एसिडिटी से आई कैन से दैट मोर देन 80% पीपल आर सफरिंग। तो आखिर क्यों है, क्या एक फैक्टर है जिसको कि अगर हम कंट्रोल करें तो बहुत हद तक हमारे इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। खाना क्या खाना चाहिए, तो सबसे पहले कि ये जो प्रोसेस्ड फूड है, जो आजकल रेडी टू ईट है, चिप्स है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। टू मच ऑफ शुगर, खाने में बहुत लंबा गैप देना, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट को स्किप कर देना, ये सारी चीजें हमारे गैस बनाती है। पर यही नहीं है, मतलब हम पूरे दिन भूखे रहे, शाम को भूख लगा 2 समोसे खा लिया, नेचुरली हमें एसिडिटी फॉर्म होगी ही। तो सही समय पर खाना खाना और हेल्दी खाना, बैलेंस डाइट खाना बहुत जरूरी है। उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी अ, उसके बावजूद भी लोगों में गैस फॉर्म होता है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कभी कभी हेल्दी खाना खाते भी हैं हम, जैसे कि जैसे राजमा, छोले, चना, या बहुत लोगों को दाल से, एग से भी गैस फॉर्म होता है। तो हमें देखना है कि हमारे बॉडी को क्या सूट कर रही है। फाइब्रस खाना खाना चाहिए, पर बहुत सारे लोग जो है फाइब्रस खाना खाने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा इस गैस और ब्लोटिंग होने लगती है। तो एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा उपाय है कि जैसे कि हम राजमा, छोले वगैरह बॉईल करते हैं, तो हमें उसमें करी पत्ता बहुत इजीली अवेलेबल होता है। बॉईल करते समय अगर हम करी पत्ता को डाल करके बॉईल करेंगे, तो हमारे खाने की जो फ्लैटुलेंस प्रोड्यूस करने की वो होती है टेंडेंसी, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। खाने को प्रॉपरली कुक करके पकाएं,
उसको मतलब टाइम पर इंटरवल पे खाएंगे। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, हम टाइम पर खाएं और उसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करके रखेंगे, तो हमें इंडाइजेशन और एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा अभी आपने बताया कि लोग खाने में बहुत गैप रखते हैं ब्रेकफास्ट और लंच में, या डिनर, लंच और डिनर में, तो क्या ये माना जाए कि खाली पेट रहने से गैस बनती है? हाँ जी, बहुत लंबे समय पर, जैसे हमारे भूख हंगर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक हार्मोन होती है, ग्रेलिन हार्मोन होती है। जब हम बहुत देर तक अपने भूख पेट को भूखे रखते हैं, तो हंगर जो हार्मोन है ग्रेलिन, वो हमारे स्टमक को सिग्नल देती है और वो एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। पर एसिड प्रोड्यूस हो रही है पर वहां खाना नहीं है, तो वो एसिड क्या करेगी? आपने देखा होगा, अगर लेमैन टर्म में बात करेंगे, हालांकि जो ये गैस्ट्रिक एसिड्स होती है उसकी पीएच बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, पर आपने देखा है कि कभी इन जनरल लोग अगर टॉयलेट साफ करने के लिए एक नॉर्मल एसिड को बाथरूम में डालते तो उससे धुआं जैसा निकलता है। तो हमारे जो जो गैस्ट्रिक जो ये है एचसीएल निकलता है, डाइल्यूट एचसीएल, वो भी जब हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है, खाना नहीं है जिस पर वो एक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली वो एसिड की प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी और एसिड निकल करके धीरे धीरे वो गैसियस उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे निकल रहा है, तो वो धीरे धीरे फिर हमारे इसोफेगस से ऊपर की तरफ आने लगती है। तो सबसे ज्यादा हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। किशोर जी, डॉक्टर साहब हैं, उनकी परमिशन से मैं एक चीज बताना चाहूंगी। लोगों में एक बहुत आम तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि एसिडिटी कहाँ से हो रही है और गैस का फॉर्मेशन कहाँ है। ये दोनों कॉमन चीज नहीं है। एसिडिटी जो है, हमारे एसिड फॉर्म हो रहा है हमारे स्टमक में, और जनरली वो हमें बर्निंग का सेंसेशन देती है, और ऊपर से जो बोलते हैं ना डकार, वो आती है, बर्फ, इंग्लिश में बर्फ, हिंदी में डकार के है। और ये जो गैस का फॉर्मेशन होता है, वो जनरली वो रेक्टम के थ्रू पास होता है, वो हमारे कोलोन में बनता है। जब वहां पे बैड बैक्टीरिया, जो डाइजेशन के समय हमने अच्छा खाना नहीं खाया, हमें खाना का फाइब्रस खाना नहीं है, या खाना पेट के अंदर है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो वो जब स्टूल प्रॉपर बाहर नहीं निकलती है, तो वहां पर जो हमारे खाना सड़ता है, उससे ये गैस की प्रॉब्लम आती है। और लोगों को क्या है, उन्हें एसिडिटी गैस सेम ही लगता है। कुछ हुआ, पैन 40 खा लो, रैंटैक खा लो, गैस के लिए है तो कुछ भी। अगर एसिडिटी हो रहा है तो बोलते हैं ठंडा दूध पी लो, इट्स गुड, टाइम बीइंग के लिए आपको रिलीफ हो जाता है। पर जो दूध का फैट कंटेंट होता है, वो उल्टा आपके अंदर फर्दर गैस का और प्रोडक्शन करता है। तो कुछ चीजें होती है, मिथ होती है, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एसिडिटी इज डिफरेंट और गैस इज डिफरेंट, और दोनों के लिए उपाय अलग करने की जरूरत है। और ये प्रॉब्लम अगर बढ़ती जा रही है, आपके डाइट से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इट्स एन अलार्मिंग सिग्नल। आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपका डाइजेशन ही नहीं सही है, डाइजेशन आपके शरीर को फ्यूल देता है, एनर्जी देता है, तो फिर आपकी लाइफ में आपके पास और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। दिव्या जी, आपने मिथ की बात की, हाँ जी। और आपने प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड की भी बात की। जैसा कि मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा था, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो प्रोसेस्ड फूड या फ्राइड फूड या बाहर का खाना नहीं खाते हैं। तो क्या माना जाए कि प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड खाने से ही गैस बनती है, एसिडिटी होती है, ये एक मिथ है? नहीं, मिथ नहीं है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और जो लोग हेल्दी खाना खाते हैं उसके बाद भी गैस बनता है। जैसे मैंने शुरू में ही अपने बोला, खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसको हम कह सकते हैं लाइफ स्टाइल फैक्टर। बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं हम दिन में एक टाइम खाना खाएंगे। जो लोग ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं अपने डाइट को लेकर के, मैं एक टाइम खाऊंगा, ये खाना खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, मुझे फाइब्रस खाना खाना है, इसके लिए जैसे वो कुकुम्बर लिए, खीरा, उसको बिना पील किए खाए। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, पर ये नहीं समझ पाते हैं ऐसे लोग कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैंने इतना ज्यादा फाइब्रस फूड खाया है तो मेरा स्टमक इसको डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
एक फैक्टर ये है। अपना हर इंडिविजुअल की अलग अलग हेल्थ कंडीशन होती है। सेकेंडली, लोग टाइम पर नहीं सोते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हैं का उनका मतलब है कि हेल्दी खाना खाना, पर वो सही समय पर नहीं सोते हैं। स्लीप डेप्रिवेशन एक अलग ही इशू है जो कि आपको एसिडिटी फॉर्म करती है आपके बॉडी में। तीसरा फैक्टर है फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहना। हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छा खाना खा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा शरीर इज लाइक अ मशीन। अगर कार को आप डंप करके छोड़ दोगे, उसकी रखे रखे टायर खराब हो जाएगी, बैटरी डिश हो जाएगी। उसी तरह अगर हम अपने बॉडी को नहीं चलाएंगे तो सारे ऑर्गन सिस्टम में प्रॉब्लम होगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहला ऑर्गन है जिस पर की अटैक होता है। उसके अलावा टू मच ऑफ स्ट्रेस जिन लोगों को होता है, स्ट्रेस के कारण भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा एसिड फॉर्म होती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है और गैस और ब्लोटिंग होती है। तो डाइजेशन, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो सिर्फ खाना हेल्दी खाने से आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आपको अपने लाइफ स्टाइल के सारे फैक्टर्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। डॉक्टर लांबा, कई लोगों में गैस और एसिडिटी का अटैक इतना भयानक होता है कि जैसे लगता है कि हार्ट अटैक हो गया हो। सीने में तेज दर्द, उसके बाद सांस में तकलीफ। ऐसा कभी किसी के साथ हो तो उन्हें तुरंत क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाने में समय लगेगा, तो तब तुरंत घर में क्या ऐसा करना चाहिए कि वो राहत मिले? जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि सिम्टम्स दोनों के ही चेस्ट के आसपास होते हैं। तो एक हार्ट अटैक के सिम्टम्स या गैस के सिम्टम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट मिलते-जुलते हो सकते हैं किसी टाइम पे। तो अगर कभी किसी को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो गई इंस्टेंट, जब उसको बहुत जलन हो रही है और बहुत बेचैनी हो रही है, तो उस समय इंस्टेंट रिलीफ के लिए तो हम एक दवाई लेते हैं जिनको हम एंटासिड्स कहते हैं। कॉमनली आम केमिस्ट के पास मिलते हैं, जो सिंपल लिक्विड्स हैं जो गैस को जो एसिडिटी को एकदम न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। तो उस समय तो आपको वही लेना पड़ेगा, जिसका इंस्टेंट रिलीफ आएगा। बट अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो फिर एक रेगुलर मेडिकेशन भी साथ में चलेगी। तो ये है। बट इसमें रिवर्स जो है ना किशोर जी, वो बड़ा डेंजरस है कि कई लोगों को एक्चुअली हार्ट अटैक हो रहा होता है और वो उसमें समय बर्बाद करते हैं उसको गैस गैस कह के। ये भी हिंदुस्तान में हमने देखा है कि काफ़ी लोग इस चीज़ से कारण उनको काफ़ी नुकसान हुआ कि वो हर चीज़ को गैस से एट्रिब्यूट कर देते हैं बॉडी की। मतलब उनको एक्चुअली हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, वो उसको भी गैस बोल देते हैं, उनके जॉइंट्स में पेन हो रही है, वो उसको हार्ट बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, गैस के अलावा और भी बीमारियाँ हैं। तो उससे भी आपको देखना है कि हर चीज़ को गैस मत करो। बट एक्चुअली अगर आपको एसिडिटी का अटैक है, तो फिर आपको उस समय एंटासिड्स लेने पड़ेंगे, जो इंस्टेंट रिलीफ आपको देंगे, और फ़ॉलो अप फिर आप मेडिकेशन से करेंगे, क्योंकि दवाइयों को थोड़ा टाइम लगता है एक्ट करने में। क्रोनिक पेशेंट को डॉक्टर साहब ये तो पता चल जाता है कि ये हार्ट अटैक नहीं, गैस का अटैक है, क्योंकि वो नहीं, उनको बराबर होता है और वो दवा लेके, जैसा आपने अभी सुझाव दिया, वो ठीक भी कर लेते हैं। तो लेकिन मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब कि दवा के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। रोज रोज अगर वो ऐसे ही दवा लेते रहे तो इसका क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? देखो, दवाई डेफ़िनेटली हर दवा का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता है। बट डिपेंड करता है कि भई कितनी कंडीशन है, कितनी आप परेशान हैं, कितने आपके सिम्पटम्स हैं और कैसे वो आपको लाइफ़स्टाइल से में अफ़ेक्ट कर रहा है। बहुत से लोग हैं जिनका मतलब उनको जो बेचारे काम अपना नहीं कर सकते बिकॉज़ इतना ज़्यादा एसिडिटी से परेशान हैं। तो उस सिचुएशन में दवाई लेनी होती है, जैसे बाकी बीमारियों के लिए भी लेते हैं। फ़ॉर्च्यूनेटली जो एसिडिटी की दवाइयाँ हैं वो काफ़ी सेफ़ हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि उनके कोई बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। तो इसलिए कई बारी अगर डॉक्टर की सलाह से लॉन्ग टर्म उनको ज़रूरत है, तो उसमें लेना है। बाकी जैसे डॉक्टर दिव्या ने भी बताया है कि भई आप अपना लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करके उसको कुछ छुड़ाने की कोशिश करो, पॉसिबिलिटी है। अगर काफ़ी हद तक आपके लाइफ़स्टाइल में खराबी थी, जो आपको एसिडिटी क प्रोड्यूस करा रही थी, तो फिर आप उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं। बट उसके बावजूद भी अगर आपको रहता है, तो फिर दवाई खानी पड़ेगी। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं, बट फिर भी काफ़ी सेफ दवाइयाँ हैं, आजकल जो अवेलेबल है। दिव्या जी, 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं। हाँ मुझे जी, छोटे-छोटे आंसर में बताइए जरूर। कि ये कहा जाता है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को खाली पेट में दूध देना, ये बेहतर नाश्ते का बेहतर ऑप्शन है। सही है? नहीं, ये एक मैं मिथ ही कहूंगी कि लोगों का मानना है। आजकल बच्चे भी नहीं खाना चाहते हैं। मतलब हमारे टाइम में हमें याद है कि सुबह में अगर मॉर्निंग भी स्कूल होती थी तो अच्छे से पराठे सब्जी खाकर जाते थे, पेट भर के जाते थे। पर वो कॉन्सेप्ट बदल गया है। इंस्टेंट ब्रेकफास्ट, या तो बच्चे दूध पी के ही चले जाते हैं। मतलब मैक्सिमम बच्चे दूध पीकर स्कूल जाते हैं, एंड इट्स रॉन्ग। क्योंकि ये
लॉन्ग रन में बच्चों को एसिडिटी कॉज करती है और बच्चे का खाने का इंटरेस्ट खत्म करती चली जाती है। उन्हें पेट में गैस और ब्लोटिंग होती है, पर ना वो समझ पाते हैं एसिडिटी होती है, ना किसी को एक्सप्लेन कर पाते हैं छोटे बच्चे, और उनकी एपेटाइट मरती चली जाती है। और पेरेंट्स इसको नहीं समझते हैं और ये सोचते हैं कि वो बड़ा फटाफट है, बच्चा लेट से उठा, तैयार हुआ, जल्दी से एक ग्लास दूध पकड़ा दिया, दूध पी के चला गया, उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल गया। नहीं, कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। सुबह में बच्चों का दिमाग स्कूल में एक्टिव चले, एक्टिव ब्रेन चले, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। क्या दूध में कार्बोहाइड्रेट है? तो हमें अगर दूध देना है तो उसके साथ खाली पेट नहीं देना है, उसके पहले उसे कुछ कार्बोहाइड्रेट उसके साथ देना है, जो कि ज्यादा बेटर है कि बच्चे को हम फ्रूट्स के साथ कुछ सीरियल्स जरूर दे, कार्बोहाइड्रेट उनके माइंड को चलने के लिए। हालांकि मैं एडवोकेट नहीं करूंगी कि उनको कॉर्नफ्लेक्स या म्यूसली दे, क्योंकि ये सारे फिर भी तो एक रेडी टू ईट और प्रोसेस्ड ही फूड है ना। तो हमें हेल्दी ऑप्शन सोचना है अपने बच्चों को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड हो। दिव्या जी, एक बात और कही जाती है कि अगर किसी को नींद की समस्या है, नींद ना आना या साउंड स्लीप ना होना, उससे भी गैस बनती है। अगर ये सच है तो इसको कैसे मैनेज करें? इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले सोना हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं 8 घंटे सोना चाहिए। 8 घंटे का मतलब आप समझते हैं, 1/3 ऑफ अ डे। हम अपने 1/3 जिंदगी को सोकर बिताने के लिए बोलते हैं, पर आज के जमाने में हर आदमी को छोटे समय में बहुत ज्यादा कुछ अचीव करना है, इसलिए वो सिर्फ एक जगह कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, वो है स्लीप। दूसरा है हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म। तीसरा है मोबाइल, जिसके कारण हम अपने स्लीप साइकिल को बहुत ही डिस्टर्ब कर देते हैं। हमें आइडियली सनसेट के बाद 4 घंटे के बाद सोना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कार्डिनल सिस्टम के साथ हमारा बॉडी चलता है सनराइज और सनसेट से, पर हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन की रिपेयर और रिजुविनेशन की प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण की ये एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम बता दिया, सही समय पर सो, सनसेट के 4 घंटे बाद। मैं इसलिए रात के 10 बजे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ प्लेसेस हैं हमारे ही कंट्री में जहां लेट से सनसेट होती है और लेट से सनराइज होती है। इसीलिए अलग अलग स्टेट्स में अपने सनसेट के बाद देख करके हमें कोशिश करना चाहिए कि टाइम पर सोए और टाइम पर, दैट शुड बी अ रूटीन। स्लीप हाइजीन को फॉलो करना चाहिए। सोने से 1 घंटे पहले रूम की लाइट डिम होनी चाहिए, मोबाइल नहीं देखनी चाहिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सीरियल्स देखने का नहीं कोशिश करना चाहिए। अपने को रिलैक्स करे, थोड़ा सा 10 मिनट का मेडिटेशन करे और सोचे कि ये जो टाइम मैं सोने पर दे रहा हूं, मैं अपने को रिजुविनेट कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं कल की लड़ाई के लिए। एक आखिरी सवाल दिव्या जी आपसे। हाँ जी। बहुत से लोग डाइट चार्ट पे चलते हैं, डाइटिशियन के बताए डाइट चार्ट पे चलते हैं और चीट भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो समस्या से मुक्त नहीं होते। क्या बोलते किशोर जी, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूंगी कि हमारे इंडिया में जो प्रैक्टिस हो रही है, हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि हम डाइटिशियन के पास जाएं। मैं भी लोगों को डाइट चार्ट प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। पर मेरा ये मानना है कि एक डाइट चार्ट दे के मैं किसी को गाइड नहीं कर सकती हूँ। स्पेशली खाने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है: व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ मच टू ईट। मैं कैसे किसी को लॉन्ग रन में ये बता सकती हूँ कि आपको कितना खाना है? और ये जो कितना खाना है, लोग ये तो समझ गए क्या खाना है, कब खाना है, पर कितना खाना है ये हर इंडिविजुअल की अपनी बॉडी है जो सिग्नल देती है, जो एक डाइटिशियन इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। ये इंसान को खुद से समझने के लिए जरूरी है। इसके लिए एक प्रैक्टिस है, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। हमें अपने हंगर को खुद से समझना होगा। अगर डाइटिशियन ने मुझे बोला 2 चपाती खाने के लिए, लेकिन मेरी भूख बिल्कुल नहीं है, मैंने उस दिन कोई काम नहीं किया है, मेरी भूख 1 चपाती की है, पर डाइटिशियन की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैं 2 चपाती खा रहा हूं, तो मैंने क्या किया? मैंने ओवर ईटिंग किया। या तो मैंने उस दिन बहुत वर्कआउट किया है, मुझे 3 चपाती की भूख है, पर मैं डाइटिशियन ने बोला 1 चपाती खाओ, तो मैंने क्या किया? खुद को भूखा रखा। तो हमारी तो सिस्टम गलत हो गई। तो मैं जो
करती हूँ, लोगों को डाइट प्लान प्रोवाइड करती हूँ, साथ में उनको एडुकेट करती हूँ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जब माइंडफुली खाओगे, अपने सेंसेस को फील करके खाओगे, आप अपने हंगर पॉइंट को खुद से रिकॉग्नाइज करोगे, तो ऑब्वियसली आपके हेल्थ को वो ज्यादा बेनिफिट देगा। तो और मैं सारे डाइटिशियन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने डाइट चार्ट में एक लाइन जरूर मेंशन करें, ईट माइंडफुली एंड अंडरस्टैंड योर हंगर पॉइंट। किशोर जी, इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा कि बहुत से लोग हमने देखे हैं, जी उन्होंने सर जी। प्लान तो ले ली और डाइट प्लान तो वो फॉलो कर रहे हैं, पर जब अब बाद में हिस्ट्री लो उनकी तो पता चलता है कि वो एक पैकेट सिगरेट भी रोज पी रहे हैं साथ में। तो उनको यह है कि डाइटिशियन से डाइट तो हम ले आए हैं, बट वो भूल गए कि वो सिगरेट साथ में पी रहे हैं। तो ऐसी चीजों का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्लीप उनकी पूछो तो 4 घंटे की स्लीप है सारे रात में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो खाली डाइट चार्ट लेने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे पहले भी मैडम ने बताया है कि अगर आपने डाइट तो ले ली प्रॉपर बट एक्सरसाइज की नहीं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ही स्ट्रेसफुल रह रहे हैं तो आप जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले लो, वो स्ट्रेस आपकी बॉडी को ठीक होने नहीं देगा। तो ये चीजें भी हैं। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव थिंग, नॉट कि भाई एक डाइट से ही काम चलने वाला है। कॉम्प्रिहेंसिव लाइफस्टाइल जो है मॉडिफिकेशन वो चाहिए। दूसरा एक चीज और, एक सवाल जो छूट गया, मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी तरफ से ही। वो ये है कि भाई बहुत से लोग एसिडिटी गैस की ट्रीटमेंट अपने आप ही करते रहते हैं या नेट पे पढ़ लेंगे उसमें करते रहते हैं। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां डॉक्टर से मिलना उनके लिए बहुत जरूरी है। तो ये लोगों को ध्यान रखना है कि, और वो सिचुएशंस मेनली ये है कि जैसे मान लो कि अगर आपको बहुत सीवियर पेन होता है, तो उस सिचुएशन में आप उसको खाली गैस या एसिडिटी समझ के टालिए मत, जरूर डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करिए। अगर आपको रेकरेंट वॉमिटिंग्स हैं, एसिडिटी के सिम्टम्स रहते हैं, साथ साथ वॉमिटिंग बहुत होती है, तो वो सिचुएशन डिमांड करती है कि आपको एक बारी अपना चेकअप कराना है, एक बारी डॉक्टर से मिलना है। अगर आप में खून की कमी है, आपने हीमोग्लोबिन कराया वो कम है और एसिडिटी रहती है, देन इट इज बेटर टू कंसल्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है खाने का अटकना। अगर खाते हुए खाना अटकता है या फंसता है, तो ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसको लोग अक्सर गैस एसिडिटी समझते हैं, बट वो नहीं है। इसमें आपने डॉक्टर को जो है वो जरूर मिलना है। अगर आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, कि गैस एसिडिटी तो है बट आपका वेट लूज हो ही जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो जिसको आप एसिडिटी समझ रहे हैं ये वो नहीं है, कुछ और है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर आप अपनी गैस एसिडिटी को जाके दुकान से दवाई लेके खाना वो ठीक नहीं है। इट इज बेटर टू गेट योर सेल्फ इन्वेस्टिगेटेड और डॉक्टर को मिलना जो है वो जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर कॉमन साहब एक समस्या है, हर घर में है, आपने पहले ही बोला। तो इसमें यह है कि लोग अपने आप ही इसमें इलाज करते रहते हैं, जो कि कुछ हद तक ठीक हो सकता है, बट ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर साथ में आ रहे हैं तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर को मिलिए। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे, हाँ जी। क्या किसी तरह की कोई सर्जरी है जिससे इससे परमानेंट इलाज होता है? डेफिनेटली आजकल सर्जरी है, डेफिनेटली है। और सर्जरी भी अब दो तरह की हो गई। एक तो जैसे कन्वेंशनल सर्जरी होती थी, फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई, और अब बहुत सारी सर्जरियां जो हैं वो एंडोस्कोप से ही हो जाती हैं, जिसमें कोई चीर फाड़ नहीं करनी, मुंह से ही दूरबीन डाली और उसी से ही अंदर आपने ऐसी ट्रीटमेंट की कि जिससे कि एसिडिटी से बहुत, मतलब ऑलमोस्ट परमानेंट आपको निदान मिल सकता है। वो बिल्कुल अवेलेबल है, बट वो हर पेशेंट के लिए नहीं है। अगर आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या आपकी मेडिकेशन से आप ठीक हो रहे हैं तो वो अच्छा है। बट अगर उसके बावजूद भी समस्या ले रही है और आप लंबे टाइम तक दवाई नहीं खाना चाहते, तो वन टाइम सर्जिकल ट्रीटमेंट से भी हो जाता है, जो कि आजकल दूरबीन से भी संभव है। तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी काटापीटी की जरूरत नहीं है, कोई पेट खोलने की जरूरत नहीं है, मुंह से दूरबीन जाके ही वो हो जाता है। वो हम यूज करते हैं, बट एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पेशेंट्स के लिए, हर उसके लिए नहीं है। ये चीज इवेल्युएशन हम करते हैं और उसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट भी होते हैं, वो सब करने के बाद ही हम सर्जरी एडवोकेट करते हैं पेशेंट को। थैंक यू डॉक्टर लांबा, थैंक यू मिस दिव्या प्रकाश। आप लोग सुबह सुबह समय थैंक यू निकालकर सो हमारे मच। दर्शकों का मान बढ़ाया, हमारे दर्शकों का ज्ञान बढ़ाया। और ये सच है कि हम लोग कुछ भी परहेज करें, कितना भी कुछ करें, खास करके दिल्ली वाले, हम दिल्ली वाले जो हैं छोले भटूरे देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, खुद को रोक नहीं पाते हैं। तो हमें परहेज करने की जरूरत है। हम आप दोनों की ये बातें जन जन तक पहुंचाएंगे जिनसे उनको फायदा होगा। आप लोग हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद किशोर जी।